औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस के कुछ बेसिक्स और डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग। और हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उस पिछली क्लास के अंदर हमने सी शार्प की बेसिक्स जो थी वो हम लोगों ने कवर कर ली थी। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा डेटाबेस के बेसिक्स से रिलेटेड, कि हमारा जो डेटाबेस है उसकी बेसिक्स क्या क्या हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट एक्चुअली पूरा का पूरा एक कोर्स है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो बकायदा तीसरे या चौथे सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में ये पूरा एक कोर्स पढ़ाया जाता है आपको 4 महीने तक। लेकिन देखें, वो पढ़ाया जाता है थ्योरी बेस। थ्योरी बेस इज अ गुड थिंग, लेकिन आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आपके जहन में कुछ समझ ही नहीं आना आपको क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है कि आज जो हमारा ये लेक्चर है वो डेटाबेस के बेसिक से रिलेटेड है। डेटाबेस एक्चुअली है क्या? देखें, लेट मी शेयर। अच्छा, मेरी स्क्रीन जब आए तो बताइएगा। स्क्रीन आ रही है मेरी? सर जी आ गई। ओके, बेहतरीन हो गया। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि जी डेटाबेस होता क्या है। देखो, पहले क्या होता था कि आपके पास ना एक डेटा आपका होता था और वो फिर फाइल्स के अंदर रख दिया जाता था। पहले डेटा फाइल्स के अंदर आपके पास स्टोर हो रहा होता था। अब मिसाल के तौर पे भाई कहा जाता था कि भाई वो डी ड्राइव के अंदर ना सन 2011 के 1 जनवरी का फोल्डर है, उसमें फिर 3 तारीख का फोल्डर है, उसमें अली के नाम की फाइल पड़ी होगी, वो उठा के ले आओ। सही है। तो क्या होता था कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती थी चीजें, कि यार फलां फोल्डर में जाओ, फिर फलां फोल्डर में जाओ, फिर वहां जाओ। एक फाइल निकलती थी और वहां से उस फाइल से भी पूरा डेटा नहीं होता था। सही है। तो अब फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता कि डेटाबेस ने आना शुरू किया। मैंने क्या कहा कि पहले डेटाबेस का जो आपके पास जो डेटा है वो सेव हो रहा होता था कहाँ पर? आपकी फाइल्स में। लेकिन फाइल्स में अब सेव नहीं होता। अब क्या होता है, वो आपके पास टेबल्स में और रॉज में डेटा सेव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें कि आप लोगों के पास क्या होता है, ये एक पूरा टेबल होता है। ठीक है। इसमें क्या होते हैं आपके पास? कॉलम्स। और फिर क्या होती हैं? रॉज होती हैं। डिफरेंट रॉज होती हैं। ठीक है। और अब इन रॉज और कॉलम्स, इन दोनों को बनाने का मकसद क्या है? इनको बनाने का जो मकसद है ना, वो ये है कि आपका डेटा इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। ठीक है। समझने में आसानी हो, अंडरस्टैंड उसको अच्छे तरीके से हम लोग कर सकें, किस तरह से जो है हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। अब देखें, यहाँ पे मैं कहता हूँ नंबर। ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ ये है मेरे पास नेम। ठीक है। अब फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई, यहाँ पे आ जाती है एज। अब ये वाली क्या है? ये मेरे पास रॉज हैं एक्चुअली। ये सारी क्या हैं? रॉज हैं। और ये क्या है मेरे पास? ये कॉलम्स हैं। अब हमारे पास रॉज और कॉलम्स की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर हो रहा होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पर 3 आ गया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ यार ये नेम के अंदर जो है ना मेरे पास ए पड़ा हुआ है। सही है। यहाँ मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? बी पड़ा हुआ है। और यहाँ मेरे पास सी है। अब यहाँ एज के अंदर एक जगह मैंने कर दिया कि भाई यहाँ पे मेरे पास 13 है, यहाँ मेरे पास 18 है। ठीक है।
और फिर मेरे पास क्या है 20 है, मिसाल के तौर पे। अब क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ नंबर, नेम और एज। अब मैं ये कहूँ किसी को कि यार तुम एक काम करो, मुझे डेटा चाहिए दूसरे यानी नंबर के कॉलम में से दूसरी रो, ठीक है, और उस बंदे की एज ला दो मुझे, मुझे उस बंदे की एज ला दो जिसका नंबर 2 है, तो बहुत आसानी से निकल आएगा, ठीक है, मतलब कि जल्दी से निकल आएगा। अब क्या करते हैं, मैं इसको फिलहाल करता हूं अरेज। अच्छा, आज की जो क्लास है वो हम लोगों ने मुख्तसर लेनी है, वो इसकी वजह ये है क्योंकि डेटाबेस जो है ना, जितनी आसानी से समझा जाए और स्लो स्लो समझा जाए, बगैर डेटाबेस के याद रखिएगा कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, लेकिन बगैर डेटाबेस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अब लॉगिन करवाना होता है, आपने देखा होगा, आप फेसबुक के अंदर भी लॉगिन करते हैं, कंप्यूटर के अंदर भी लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए क्या होता है कि आप लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ सेव होता है? जी लुकमान साहब, क्वेश्चन है कोई आपका? यस सर। सर जी, डेटाबेस हम मतलब एसक्यूएल अलग से पढ़ेंगे या इसी के अंदर सर पढ़ेंगे? सी शार्प के अंदर क्लासेस बना के लगाएंगे अंदर से? वो उसी के अंदर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि डेटाबेस को पता होना चाहिए हमारे को कि डेटाबेस है क्या। और हम अभी इसकी बेसिक पढ़ेंगे, एडवांस तब पढ़ेंगे जब हम लोग एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। समझ आ रही है बात? यस सर, सही है। जी। अच्छा जी, अभी देखें हमने क्या बात की कि हमारे पास रॉज और कॉलम्स दो चीजें होती हैं, ठीक है, और हमारे पास टेबल्स होते हैं। टेबल, पहली चीज क्या होगी, टेबल्स होते हैं, पूरा एक टेबल होगा हमारे पास। दूसरा क्या हमारे पास, रॉज होंगी। और थर्ड चीज क्या है हमारे पास, कॉलम्स होंगे। ओके। अब हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होती है डेटाबेस की, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन से मुराद क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एनएफ, फिर हम कहते हैं सेकंड एनएफ, और फिर हम कहते हैं थर्ड एनएफ, ठीक है। तो 3 टाइप्स की हमारे पास होती है नॉर्मलाइजेशन। अभी हम इसको स्टडी नहीं करने लगे। इसको स्टडी इसलिए नहीं करने लगे क्योंकि अभी जो है हम डेटाबेस बनाएंगे नहीं। अभी जस्ट हमें बेसिक्स पता हो कि हमारे पास डेटाबेस में डेटा बनता किस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास कुछ बेसिक्स कमांड्स होती हैं। अच्छा, अभी जो हमारी क्लासेस, ये जो डेटाबेस की क्लास का मकसद है वो ये है कि हम जब आगे विंडोज यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे जब अभी काम करने जा रहे हैं, और अगर हमें वहां पे लॉगिन का बनाना है, तो कम से कम हमें क्या हो, बेसिक पता हो कि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। अगर डेटाबेस का ही शुरू कर दें तो डेटाबेस का कोर्स ही कम से कम 2 महीने खा जाएगा हमारे, इतना बड़ा कोर्स होता है ये। तो हम अभी फिलहाल बेसिक इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि इसको आगे एडवांस में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जब डेटा गेट करना हो, गेट का मतलब क्या होता है कि जब आपने डेटाबेस में से डेटा लेना हो तो आप क्या करते हैं, सिलेक्ट, ये सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या है एक्चुअली, ये आपके पास कीवर्ड है, ये कमांड है आपके पास, ठीक है। सिलेक्ट क्या है, कमांड है। कमांड देता हूँ मैं सीटी बजाता हूँ, गार्ड आ जाता है। समझ आ रही है? मैंने गार्ड को कमांड दी हुई है कि जब मैं तुम्हें सीटी बजाऊं तो तुमने फौरन मेरे पास आना, इधर उधर नहीं देखना। तो सिलेक्ट का मतलब क्या है कि आपका डेटा उसने लेकर आना है। ये एक्चुअली एक क्या कहलाती है, कमांड कहलाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास होता है अपडेट। अब अपडेट में क्या होता है, ये भी मेरे पास कमांड ही है, लेकिन क्या है, ये डेटा को अपडेट करने के लिए होती है। और ये सिलेक्ट किस लिए होती है, ये डेटा को गेट करने के लिए होती है।
डेटा को लाने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए ऐसे लिखता हूँ। सही है। अब डिलीट भी होता है, ये भी एक्चुअली क्या है, कमांड है, डेटा को डिलीट करने के लिए। सही है। इसी तरह मेरे पास इंसर्ट भी होता है, कमांड है ये भी, डेटा को डेटाबेस के टेबल में ऐड करने के लिए ये कमांड होती है। सही है। अब हमारे पास ये हमारे पास 4 कमांड्स आ चुकी हैं, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट। सही है। अब क्या करते हैं कि मैं आप लोगों के सामने, अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, 2 टूल्स इंस्टॉल कर लेने हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी कि 2 टूल्स इंस्टॉल करने हैं, वो उन टूल्स का जो नेम है मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। एक है विजुअल स्टूडियो, या तो विजुअल स्टूडियो 2013 कर लें या 17। ठीक है, इन दोनों में से कोई से भी एक वर्जन आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। और दूसरा एक और है एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, या तो एसक्यूएल सर्वर 2007 कर लें या कोई और वर्जन इंस्टॉल कर लें। अच्छा, इनकी जो इंस्टॉलेशन है, अगर उसमें कहीं आप स्टक हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर 7 PM। ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन ड्यूरिंग क्लास नहीं। हाँ, क्लास के बाद पूछ सकते हैं कि मैंने इंस्टॉलेशन करनी है इन सॉफ्टवेयर्स की और कैसे इंस्टॉल करूँ। ठीक है, ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, अब हमारे पास जो पहले विजुअल स्टूडियो था, हमने उसके ऊपर जो है पूरे हमने बेसिक अपने जो सिंटैक्स है C# प्रोग्रामिंग का, वो हम लोगों ने कर लिया था। अब मैं करने जा रहा हूँ डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर को ओपन। सर्च में जाना है आपने, यहाँ पे जाके लिखना है एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो आप लोगों के पास लिखा हुआ आ रहा है। देखिए इसमें फर्क है। फर्क क्या है कि हमारे पास हम जो डेटाबेस पढ़ने जा रहे हैं ये रिलेशनल डेटाबेस है। जो दूसरा मोंगोडीबी है, फायरबेस डेटाबेस है। मोंगोडीबी और फायरबेस डेटाबेस ये दोनों किस लिए यूज होते हैं, ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस हैं। नॉन रिलेशनल और रिलेशनल में क्या डिफरेंस है? रिलेशनल ये होता है कि अगर एक चीज यानी कि वो ताल्लुक के साथ चल रही हो, बाप का ताल्लुक बेटे के साथ है, बेटे का बाप के साथ है, गेटिंग माई पॉइंट। और दूसरी बात ये कि जो नॉन रिलेशनल होता है उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। फायरबेस डेटाबेस की अगर बात करूं तो फायरबेस डेटाबेस आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज होता है। अगर कोई मोबाइल की एप्लीकेशन बनाता है लेकिन वो क्या चाहता है कि मेरा जो डेटा है वो सेव हो रहा हो कहीं। अगर आप लोग देखें फेसबुक, फेसबुक की मोबाइल की एप्लीकेशन है, क्या करते हो, लॉगिन करते हो, वही आईडी आपकी प्रोफाइल खुलती है जो कि वेबसाइट से खुल रही होती है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बीच में कोई ऐसा पाइप लगाया हुआ है कि उस पाइप में से आपका डेटा गुजर के जाता है। उस पाइप को कहते हैं एपीआई। ठीक है, हम लोगों ने एपीआई के ऊपर भी काम करना है। अब वो एपीआई है, सही है। अब उस एपीआई के जरिए क्या होता है, डेटाबेस पीछे एक ही है। क्लियर हो गई ये बात? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम इस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करने जा रहे हैं। ये मेरे पास अभी ओपन हो रहा है। ठीक है, और नॉन रिलेशनल डेटाबेस के बारे में दोबारा से समझाएं सर। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो ये होता है कि आप लोगों के पास उसमें कोई रिलेशन नहीं होता। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चेक करना है कि एक स्कूल के कितने डिपार्टमेंट हैं। समझ आ रही है? एक स्कूल के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। अब इसी तरह आप लोगों के पास क्या होता है कि भाई एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के कितने डिपार्टमेंट हैं। फिर डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर किस हॉस्पिटल के किस डिपार्टमेंट में है। अब क्या है, ये रिलेशनल बन रहा है पूरा। मैंने ये चेक करना हो कि भाई सलमान जो है ये ये डॉक्टर है लेकिन ये इस हॉस्पिटल के इस डिपार्टमेंट में होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आसानी से फैच कर लूंगा, मेरे पास डेटा आ जाएगा। ये कहलाता है रिलेशनल। लेकिन नॉन रिलेशनल में क्या होता है, आपके पास कोई रिलेशन नहीं होता,
कोई प्राइमरी की, नॉन प्राइमरी की, यूनिक की, कोई इस तरह का ताल्लुक उसका नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ये आप लोगों के सामने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, डेटाबेस इंजन। अभी जो मेरे पास सर्वर टाइप है, सर्वर टाइप मेरे पास क्या चल रहा है, डेटाबेस इंजन चल रहा है इस टाइम। यानी कि मैं डेटाबेस को यूज करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसकी सर्विसेज को यूज करना चाहूँ तो मैं एनालाइज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है सर। ओके। एक्चुअली ये है कि मेरी लाइट नहीं है और शायद इस वजह से इंटरनेट में भी स्लो चल रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं इसीलिए ताकि आप लोगों के फायदे के लिए, कि ताकि बाद में देख सको। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो डेटाबेस का ये इंजन है, सही है। और ये मेरे पास क्या है, सर्वर का, ये सर्वर की टाइप है एक्चुअली, ये सर्वर का नेम है। अच्छा, ये सर्वर का नेम जो है ना, आप कुछ भी रख सकते हो। जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे वो आपसे पूछेगा, ठीक है, कि आपने इंस्टेंस का नाम क्या रखना है, तो वहां पे आप कुछ भी रख सकते हो। या फिर आप ये कह सकते हो कि करंट यूजर। जब आप लोग करंट यूजर सेलेक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर का नेम उठा लेगा। तो इस टाइम ये मेरे कंप्यूटर का जो नेम है वो आ रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, विंडोज ऑथेंटिकेशन और एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, ये दो चीजें डिफरेंट है। विंडोज ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देना। लेकिन अगर आप लोगों ने सेट किया हुआ होगा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, तो वो कहेगा अपना यूजर नेम, लॉगिन यूजर नेम लिखो और यहाँ पर पासवर्ड लिखो, फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा आपके किससे, सर्वर से। सर्वर टाइप से मैं आपको तब कनेक्ट करूंगा जब आप यूजर नेम और पासवर्ड लिखोगे। लेकिन मैंने अपना अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन करता हूँ और कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेटाबेसिस, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ये है डेटाबेसिस, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे CWDL यस। और ये मुख्तलिफ मेरे पास मेरे काम के डेटाबेस बने हुए हैं। अब नया डेटाबेस कैसे कनेक्ट करेंगे या बनाएंगे कैसे, राइट क्लिक करेंगे डेटाबेसिस के ऊपर और न्यू डेटाबेस पे क्लिक कर देंगे, सही है। अब यहाँ पे कह रहा है डेटाबेस का नेम और इसका ऑनर कौन है, ठीक है। अब स्पेसिफिक ऑनर भी कर सकते हो इसके लिए। मिसाल के तौर पे इस अगर लैपटॉप के अंदर या मेरे कंप्यूटर के अंदर दो यूजर हैं, दो यूजर से मुराद क्या है कि मेरा भाई जब आता है इस लैपटॉप को यूज करने तो वो अपनी आईडी और नाम और यूजर नेम और पासवर्ड लिखता है। लेकिन जब मैं आता हूँ तो मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखता हूँ। तो क्या होता है कि जो मेरा डेटा होता है वो सिर्फ मुझे नजर आ रहा होता है, लेकिन जो मेरे भाई का डेटा है वो सिर्फ मेरे भाई को ही नजर आ रहा होता है। तो ये फर्क है। अगर आप इसमें से कोई यूजर दूसरा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो वो उस यूजर को ही उठाएगा। लेकिन ऐसा मेरे पास फिलहाल कोई यूजर नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो मैं ही इसका ऑनर हूँ, जो कि बाय डिफॉल्ट है। डेटाबेस का नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास प्रैक्टिकल। ये मेरे पास हो गया डेटाबेस का नाम। यहाँ देख सकते हो क्लास प्रैक्टिकल डेटाबेस आ चुका है मेरा। मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरे पास है टेबल्स, व्यूज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, प्रोग्रामेबिलिटी, स्टोर्ड प्रोसीजर, फंक्शन। यार ये बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा कोर्स है ये डेटाबेस। और यू कैन नॉट बिलीव कि मैं एक अभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आया हूँ, वहां पे एक लड़का था जो कि, आप लोगों को बताऊं, सिर्फ इंटर पास है वो बंदा। लेकिन उस बंदे ने एक्सेल की शीट सीखी पहले, उसके बाद डेटाबेस की स्टडी की उसने ऑनलाइन। एक दोस्त उसको पढ़ाता था डेली बेसिस पे। वहां से उसने ऑनलाइन सीखने के बाद इस टाइम वो उस कंपनी के अंदर 90,000 सैलरी ले रहा है। डेटाबेस का इतना बड़ा चीता बंदा है वो। तो कहने का मतलब ये छोटी फील्ड नहीं है। डेटाबेस के बकायदा हर कंपनी के अंदर, जो हर और बड़ी कंपनी है जिसमें बड़े बड़े ईआरपी उनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसके अंदर लाजमी एक डेटाबेस का बंदा होता है। कि जो डेटाबेस का, फॉर एग्जांपल मेरा डेटा लेट आ रहा है, देर से निकल के आ रहा है, जहां पे 40 लाख 50,000 डेटा हो, रॉज पड़ी हुई हो इतनी ज्यादा, तो वहां पे डेटा क्या होता है, आप बहुत टाइम ले रहा होता है। लेकिन जो डेटाबेस इंजीनियर होता है वो कहता है कि यार मुझे दो, मैं इसकी क्यूरी देखता हूँ और उसको सेट कर देता हूँ। खैर ये बहुत बात की बात है। अच्छा, आप लोग टेबल्स में आ गए। यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक, न्यू पे जाएंगे और टेबल पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, सही है। अब मैं ये क्या कह रहा है मुझे, यहाँ पे देख रहे हो, कह रहा है कॉलम का नेम बताओ और उसकी डेटा टाइप बताओ।
इफ यू रिमेंबर कि मैंने पहले दिन आप लोगों को जो क्लास ली थी C#.NET की, उसमें मैंने सबसे पहले क्या पढ़ाया था, डेटा टाइप्स पढ़ाई थी, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, डेसिमल, ये सारी वही चीजें यहाँ पे भी रिपीट होंगी, कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत ही चीजें हैं जो कि एसक्यूएल का और C# का सिंटैक्स अलग है, तो वो आएगा। अब यहाँ पे देखना एक चीज लाजमी याद रखना कि हमारे पास एक होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की का क्या मतलब है? अच्छा, प्राइमरी की का मतलब ये है कि बिल्कुल खास होना, उसके जैसी चीज दोबारा उस टेबल में एग्जिस्ट ना करना, उसे कहते हैं हम प्राइमरी की। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपके वालिद साहब का नहीं है, जो आपके शनाख्ती कार्ड है वो आपकी वालदा का नहीं है, आपके भाई का नहीं है, बहन का नहीं है, इवन के पूरे पाकिस्तान में वैसा एनआईसी का नंबर किसी का नहीं है, यूनिक है वो। ठीक है, अब होता क्या है, उसे क्या कहते हैं हम, प्राइमरी की कहते हैं। जो ऑटो जनरेटेड हो और यूनिक हो, उसके जैसी कोई और चीज ना हो, उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। सही है, तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। अक्सर इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किया जाता है कि प्राइमरी की और यूनिक की दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि जो प्राइमरी की होती है वो नल नहीं हो सकती। नल का मतलब क्या है, खाली नहीं हो सकती, उसने कुछ ना कुछ जनरेट करना है प्राइमरी की ने। लेकिन जो यूनिक की होती है वो नल हो सकती है। अब यूनिक की क्या होती है, वो भी प्राइमरी की तरह होती है, लेकिन वो क्या होती है, नल हो सकती है, यानी उसमें खाली डेटा जा सकता है लेकिन रिपीटिंग डेटा नहीं जा सकता। समझ आ रही है? ये है। अभी हमारी क्लास का भी टाइम एंड होने वाला है, जल्दी इसको कवर करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी लिखी मैंने, इसकी डेटा टाइप डालूंगा मैं इंटीजर। अब इसको प्राइमरी की बनाने कैसे बनाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और सेट प्राइमरी की कर दूंगा। अब ये मेरे पास बन गई प्राइमरी की। सेट प्राइमरी की करने के बाद आप लोग क्या करोगे, नीचे देखोगे आप लोगों के पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि आपका ये जो नंबर है, प्राइमरी की तो हमने कर दिया इसको, क्या ये नंबर खुद ब खुद नंबर वाइज जनरेट होता रहे या फिर आप खुद करना चाहते हो। मैं सिखाऊंगा यार, मेहरबानी करो तुम खुद ही करते रहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अक्सर देखा होगा कि आप लोगों का पासपोर्ट का नंबर कुछ AZ करके फिर आगे कुछ NIC का नंबर होता है, फिर कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो वो जो जनरेट हो रहा होता है वो भी यूनिक होता है, पासपोर्ट का नंबर भी। वो भी किस तरह से जनरेट हो रहा होता है, ये प्राइमरी की को यूज करके ही जनरेट हो रहा होता है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेम। अब यहाँ पे देखिएगा, वहां पे हम लेते थे स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी वर्ड सेंटेक्स करेक्टर ऐड करवाने के लिए हम वहां पे स्ट्रिंग लेते थे। यहाँ पे क्या लेते हैं हम, या तो varchar लेते हैं, ठीक है, या तो nvarchar लेते हैं। अब अगर आप लोगों को याद ना रहे तो ये डेटा टाइप सारी मौजूद है यहाँ पे, आप लोग खुद भी डाल सकते हो कुछ भी। एन टेक्स्ट ले सकते हो, फ्लॉट है, डेसिमल है, सब है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिलहाल nvarchar मैंने ले ली। फिर मैंने एक और ले ली एज इंटीजर और इसको कर दिया मैंने सेव। अब कह रहा है कि इंटर अ नेम फॉर द टेबल, टेबल का नाम लिखो। मैंने इस टेबल का नाम लिख दिया। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन का खास ख्याल रखिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे कि जो टेबल का नाम है वो क्या है। वो नंबर वाइज आने के लिए, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लाने के लिए उसको क्या करते हैं हम, तरीके से लिखते हैं TBL। सही है, TBL लिखने के बाद आप लोगों ने लिखना है स्टूडेंट्स। मैंने नाम देना है, TBL जस्ट नाम है ये भी, मैं चाहूँ तो इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अब देखो टेबल नहीं आ रहा मेरा, व्हाट द बुलशिट। मैं क्या करूंगा, इस टेबल के ऊपर रिफ्रेश क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास टेबल स्टूडेंट्स एक बन के आ चुका है। अगर मैं इसके भी प्लस के साइन पे क्लिक करूं, फिर इसके भी प्लस के साइन पे क्लिक करूं, तो क्या कह रहा है, स्टूडेंट आईडी पी के मीन प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ देखो इसके साथ चाबी भी बनी हुई है। नेम nvarchar है, एज क्या है, इंटीजर है। मैंने इसे क्लोज किया, नहीं फिर ओपन करता हूँ, कॉलम्स खत्म किया, मैंने कीज के ऊपर फिर क्लिक किया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पी के टेबल स्टूडेंट्स कह रहे हैं एक प्राइमरी की है भाई आपके पास। ठीक है, ये कीज है हमारे पास। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ तक की कहानी। हम आते हैं अब क्यूरी लिखने के ऊपर कि डेटा इसके अंदर इंसर्ट करवा लें। सबसे पहले क्लास प्रैक्टिकल के ऊपर आपने आना है, राइट क्लिक करना है। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पे न्यू क्यूरी के ऊपर क्लिक कर देना है। अब याद रखना
कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेटा ऐड करवाने जा रहे हैं। इंसर्ट इनटू दाखिल कर दो, किस में, मैंने कहा भाई टीबीएल स्टूडेंट्स में। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट खोलूंगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा, सही है। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा कॉलम्स के नेम। कॉलम्स क्या क्या है मेरे पास, स्टूडेंट आईडी को तो मैं लिख नहीं सकता भाई कॉलम्स में। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि वो खुद जनरेट करेगा, सब कुछ खुद बनाएगा वो नंबर, मुझे इंटर नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लेना है, उसके अंदर आप रख दोगे नेम, फिर आपने कॉमा लेना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लेने हैं, और इसमें आप लिख दोगे एज। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज में आ जाओगे, वैल्यूज, आपने वैल्यूज लिख दी। अब इस वैल्यूज में क्या करोगे आप, ये यहाँ पर यहाँ पर आप इसकी वैल्यू डालना एंटर करोगे। मैंने कहा अली गफ्फारी, ठीक है, कॉमा, एज मैंने दे दी इसको 23, कंट्रोल ए F5। अब क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम, कह रहा है आपका कॉलम नेम गलत है। क्यों गलत है भाई, सर जी एज का मसला है सर, आपने एज इंटीजर में दिया है सर, और ऊपर से वो नहीं, इन्वर्टेड कॉमा दिया सर शायद उसमें। वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने इस कॉलम के नेम को लिख दिया था। कॉलम के नेम हमेशा इंसर्ट के टाइम पे ऐसे ही लिखे जाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखेंगे, सही है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसका साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए, सही है। इंसर्ट इनटू टेबल यस स्टूडेंट सर, सिर्फ कैरेक्टर को लिखते हैं ना सर नेम और इन्वर्टेड कॉमास में। और यहाँ पर हमारे पास क्या गया, अली गफ्फारी। मैंने स्ट्रिंग लिया क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग था ना। अब एज को मैंने इंटीजर रखा हुआ है, यानी कि इंटीजर क्या होता है, वो कभी भी स्ट्रिंग नहीं होता, इंटीजर होता है। मैं इसे कंट्रोल ए करूंगा तो पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से करके यहाँ तक क्लिक वो सिलेक्ट कर लूंगा, या तो आप चाहें तो एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक कर दें, या फिर चाहें F5 दबा दें। ये क्या कह रहा है, वन रॉज अफेक्टेड, आपकी एक रॉ के ऊपर फर्क पड़ चुका है। मैंने कहा कैसे फर्क पड़ चुका है, दिखाओ मुझे। सिलेक्ट स्टैरिक, वहां पे सी शार्प में क्या था, ये जो स्टार का साइन है ये वहां पे मल्टीप्लाई के लिए यूज होता था, लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट ऑल यानी सिलेक्ट स्टैरिक, इसका मतलब होता है, स्टैरिक का मतलब होता है ऑल, सारे का सारा। ठीक है, सिलेक्ट स्टैरिक यानी सिलेक्ट ऑल बोला जाता है इसे डेटाबेस की लैंग्वेज में। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से लाओ, टेबल स्टूडेंट से लाओ। अब मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट करके ऐसे किया मैंने, F5 प्रेस किया, क्या आ रहा है, स्टूडेंट आईडी 1, नेम अली गफ्फारी, एज कितनी है 23, सही है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक और डाल देता हूं एंट्री, इसे कहता हूं वकास, सही है। और इनकी मैं एज ले लेता हूं 39 साल। मैंने सिलेक्ट किया, F5 प्रेस कर दिया। अब दोबारा जाता हूँ, यहाँ सिलेक्ट की कमांड चलाता हूँ तो देखो स्टूडेंट आईडी 2 ऑटोमेटिकली आ गई, वकास और 39 इनकी एज आ गई। अब मैं चाहता हूँ भाई मैंने अपडेट करना है, गलत हो गया मुझसे ये वकास वकास, ये मुझसे गलत हो गया। अपडेट की क्यूरी क्या है, अपडेट टेबल स्टूडेंट्स सेट। अब यहाँ पे देखो सेट लगेगा, सेट का मतलब क्या, किसको सेट कर दो, किसको सेट कर दो, मैंने कहा भाई नेम को तुम सही कर दो। ठीक है, नेम के अंदर पहले वकास था, अब फरहान डाल दो। ठीक है, वेयर, क्या, कहां पर, वेयर का क्लॉज याद रखना, ये वेयर का क्लॉज बताने के लिए होता है कि कहां पर किसको अपडेट करूं। मैंने कहा वेयर, जहां पर तुम देखो कि स्टूडेंट की आईडी क्या हो, 2 हो, उसको जाके क्या कर दो, चेंज कर दो, अपडेट कर दो। ये अपडेट किया, कर दिया इसने, वन रोज अफेक्टेड। मैं जाता हूँ इसे सिलेक्ट करता हूँ, चेक करता हूँ, देख रहे हो फरहान आ चुका है। इंसर्ट, सिलेक्ट और अपडेट, ये 3 क्यूरीज हो गई। अब हम तीसरी, हमारे पास जो लास्ट हमने पढ़ी है वो है डिलीट। डिलीट फ्रॉम टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर
स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। मैं कहता हूँ इस 2 को उड़ा दो भाई, सही है। अब मैं जाता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ, तो मेरे पास देखो सिर्फ एक रह गया। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछो भाई। सर जी क्वेश्चन ये है कि अ, लुकमान, मैं तुम्हें सही नहीं सुन पा रहा, तुम्हारी आवाज नहीं ये सही। प्राइमरी की लगाई तो प्राइमरी, सर जी मैं ये कहना चाहूँ सर, प्राइमरी की भी मतलब ऑटो जनरेट करती है सर सीरियल नंबर को, जैसे आइडेंटिटी करती है सर। हाँ बिल्कुल, नहीं प्राइमरी की नहीं करती। प्राइमरी की सिर्फ इसलिए होती है कि वो आपको बताने के लिए होती है कि ये चीज यूनिक है, इसके जैसी कोई और चीज नहीं हो सकती। अच्छा सर, लेकिन आपने तो आईडी का एक कॉलम दिया था, तो फिर आपने तो आईडी भी मतलब उसमें सेलेक्ट नहीं करवाई ना, मैं वही तो कह रहा हूँ सर। मतलब जैसे आईडी लिखते हैं सेलेक्ट, मतलब आईडी की फील्ड भी तो आएगी ना सर, मैं वही कह रहा हूँ। आईडी की फील्ड आएगी, कहाँ पे आएगी? सर जैसे इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट आईडी नेम एज, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, स्टूडेंट हाँ आईडी हाँ, नेम तो एज। आईडी नहीं आएगी ना। आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है वो। अगर मैं उसको ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी से हटा अच्छा देता हूँ, जो जैसे, नीचे मैंने सिलेक्ट किया था ना, यस सर, यस सर, आप